हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो आज आपके ही सारी क्वेरी का मैं रिप्लाई करूंगा। मैंने कितनी बार आप लोगों से रिक्वेस्ट की कि इंस्टाग्राम पे आप लोग मत पूछा करिए, वो आजकल नहीं चला रहा हूं मैं, लेकिन आप लोगों के उस पर रेगुलर मैसेज आते रहते हैं अपने क्वेश्चन को लेके। आप लोग अगर यूट्यूब पे ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो। लेकिन चलिए ठीक है, मैंने आपके वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए हैं। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा या सीएनजी व्हीकल, और सीएनजी में अंडर 10 लाख, अंडर 15 लाख कौन सी व्हीकल सबसे सूटेबल होगी। तो आज इन्हीं दोनों टॉपिक पे बात करेंगे। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। 11-12 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में बचे हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे चैनल 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ बात करते हैं इलेक्ट्रिक वर्सेज जो सीएनजी इस समय चल रहा है कि कौन सस्ता पड़ता है। देखिए, जैसा लोग बता रहे हैं सस्ता तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही पड़ता है, लेकिन आप उसको ख़रीदते समय ही जो आपको सस्ता पड़ना है वो अमाउंट आप पे कर दे रहे हैं। और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग इस समय रहते हैं, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ हो, सुल्तानपुर हो, बनारस हो, बहुत या आपका प्रयागराज हो, बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने की। सुल्तानपुर में तो बिल्कुल ही नहीं है, फैज़ाबाद में मैंने देखा नहीं, बनारस में मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है कहीं हो, कोई बनारस से देख रहा हो तो बताइए अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग अवेलेबल हो पाती हो तो। लखनऊ में भी कुछ जगह है लेकिन मैक्सिमम जगह नहीं है। तो आप ऐसी एक व्हीकल ख़रीद लीजिए जिसके चार्जिंग के लिए आप दौड़ते रहिए, परेशान होते रहिए, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। बाकी आप ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पर आपको चार्जिंग बहुत अच्छे से अवेलेबल हो पा रही है, जैसे मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर मैंने देखा बहुत ईवी चल रही थी, गाज़ियाबाद में, गुड़गांव में, बेंगलोर में। तो इन सब शहरों में सारी सुविधाएं हैं कि आप ईवी को चार्ज कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे घर में भी चार्ज कर सकते हैं, घर में तो चार्ज करके आप चल ही सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आपकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, आप लॉन्ग टूर पे चले गए, सुल्तानपुर का कोई इंसान अपने घर से चार्ज करके गया, उसको 300 किलोमीटर की रेंज मिली, वो लखनऊ तो पहुंच गया, अब वापस कैसे आएगा? उसको चार्जिंग के लिए चाहिए होगा ना। अब आप किसी के घर जाएंगे तो क्या आप उससे बोलेंगे कि हम चार्जिंग के लिए आपके घर में अपनी गाड़ी लगा दें? तो बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो नहीं सजेस्ट करता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर चार्जिंग वाली गाड़ी ख़रीदने के लिए। और दूसरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस समय आ रहा था सीएनजी व्हीकल को लेके कि 10 लाख तक और 15 लाख तक सबसे बढ़िया सीएनजी व्हीकल क्या होगा। देखिए, मेरे घर में भी एक सिस्टर को परचेज करना था, तो मैंने इस मतलब सीएनजी वाले पे बहुत अच्छे से रिसर्च किया, क्योंकि किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। तो मैंने ढूंढा तो अच्छी खासी सीएनजी गाड़ियाँ मिल रही हैं। आप 15 लाख तक बहुत अच्छे से काफ़ी गाड़ियाँ आपको मिल जाएंगी लिस्ट में, लेकिन क्या सारी सही हैं? कुछ देखिए, जो आफ्टर मार्केट सीएनजी की सोच रखते हैं वो तो बिल्कुल आप लोग हटा दीजिए। इस समय जो गाड़ियाँ सीएनजी के साथ फिटिंग आ रही हैं, जब उसमें दिक्कतें आ जा रही हैं तो आफ्टर मार्केट वाले में कितनी आ जाएंगी। आप लोग देख रहे होंगे सड़क पे चलते चलते गाड़ियों में आग लग जाती है या कोई और दिक्कत आ रही है। जो कंपनी ट्यूनिंग करके देती है, कंपनी जब कोई चीज़ लगाती है तो उसको अच्छे से ट्यून करती है और टेस्टिंग करती है। और जो आप सोचते हैं कि पैसे बचा लिया आपने, 50,000 60,000 रुपये बचा लिया और 30-40 हज़ार रुपये में सीएनजी फिटिंग करा ली और आपकी गाड़ी अच्छी चल रही है, बिल्कुल आपकी गाड़ी अच्छी नहीं चल रही है। मैंने वो गाड़ियाँ देखी हैं जो आफ्टर मार्केट सीएनजी फिटिंग हुई हैं, और शुरू में तो लगता है बहुत अच्छी चल रही हैं, वो आपको बताते हैं नहीं कंपनी से अच्छी फिटिंग मैंने करके दी है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, आरसी में भी चढ़ जाती। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियाँ पुरानी होने लगती है ना, इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है, लोड नहीं लेता है। आप एक्सीलेटर प्रेस कर रहे होते हैं लेकिन गाड़ी लोड नहीं ले रही होती है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। जब कंपनियां आपको दे रही हैं 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के आपको सीएनजी फिटिंग मिल रही है विद वारंटी, आप जो उनके सीएनजी फिटिंग ले रहे हैं शोरूम से, उसमें आपको वारंटी भी आपकी वाइड नहीं हो रही है, और बाहर आप जैसे ही लेके जाते हैं आप उसमें जो है सीएनजी फिटिंग कराते हैं, आपकी पूरी वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। कंपनियां जो सीएनजी आपको लगाती हैं उसके हिसाब से रेडिएटर को थोड़ा सा ट्यून कर कह रहे हैं, रेडिएटर में थोड़ा सा चेंज करती है, तो इंजन में अच्छे से ट्यूनिंग करती है, टेस्टिंग करती है। उसके बाद जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं कि नहीं ये रिस्की नहीं है, तब आपके लिए लॉन्च होती है वो सब गाड़ियाँ। तो फिलहाल चलिए, सबसे अच्छी पहले मैं पर्सनल के लिए बताता हूँ, उसके बाद मैं आपके कॉमर्शियल के लिए बताऊँगा, क्योंकि 2-3 लोगों का कॉमर्शियल के लिए मैसेज मेरे पास आ रखा है कि कॉमर्शियल में कौन सी व्हीकल सबसे अच्छी रहेगी। सबसे पहले पर्सनल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका बजट 8 से 10 लाख तक है, 10 लाख मानिए, अगर आपका 10 लाख तक है तो आपको टाटा पंच मिल जाएगी। देखिए, टाटा पंच गाड़ी बहुत अच्छी है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, सब कुछ अच्छा है, ICNG टाटा की मिलती है, सब कुछ बढ़िया है। बस उसमें एकलौती दिक्कत क्या है, वो टाटा की गाड़ी है। अगर
रिलायबिलिटी की बात की जाए तो अभी भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ टाटा पे। तो अब मैंने ये कह दिया तो बहुत से हेटर्स खड़े हो जाएंगे कि आप टाटा की गाड़ियाँ हमेशा लेने को मना करते हैं लोगों को। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस था टाटा के साथ 11 साल, वो बहुत अच्छा नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और कंपनी से लेंगे तो आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये है कि जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगा कि आप ना फंसिए। क्योंकि टाटा में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन छोटी छोटी ऐसी समस्याएं आती रहेंगी कि आपको सर्विस सेंटर बहुत जाना रहेगा। और जो मेरे इस समय फॉलोअर्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1000 सब्सक्राइबर के करीब हैं, 790 990 के आसपास। तो मुझे पता है कि वो काफ़ी बिजी सब्सक्राइबर्स हैं, वर्किंग वाले हैं, उनके पास इतना समय नहीं है कि वो रोज़ सर्विस सेंटर में जाके बैठेंगे। तो उनको मैं ऐसी गाड़ी नहीं रिकमेंड कर सकता। बाकी जो पेड प्रमोशन वाले लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इसके लिए आप पैसे पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको ऐसी गाड़ियाँ रिकमेंड की जा रही हैं। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल कंसीडर नहीं की जा सकती है। ये गाड़ी अच्छी है, अगर आपका बजट ही 9 लाख रुपए तक है, 9-10 लाख तक, तो आप टाटा पंच कंसीडर करिए। एक बार जाइए, बस ये देख लीजिए जिस एजेंसी पे आप जा रहे हैं वहाँ अगल बगल थोड़ा पूछ लीजिए, जो कस्टमर सर्विस करा रहे हों, तो आपको पता चल जाएगा सर्विस सेंटर वाले कैसे हैं। तो आप उसको ले सकते हैं। और अगर आपका बजट 12-13 लाख रुपए तक जा रहा है तो आप ब्रेजा कंसीडर कीजिए, ब्रेजा VXI CNG में। तब आप बिल्कुल टाटा पंच के बारे में सोचिए भी मत। अगर आप 12 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं, 12-13 लाख तक, तो आप बिल्कुल मत सोचिए टाटा पंच के बारे में। देखिए, मारुति के साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा आप लोग मानते हैं कि वो सेफ़ नहीं है, मैं भी ये मानता हूँ। अभी रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ उसकी क्वालिटी से, बम्पर की। लेकिन ओवरऑल जो उसकी मजबूती है, 5 स्टार और 4 स्टार। जो टाटा पंच है वो 5 स्टार है, और ब्रेजा जो है वो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग है। लेकिन जो उनका सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस रहेगा, जो ड्राइव कंफर्ट रहेगा, जो रिलायबिलिटी उनके साथ आती है। क्योंकि एक कॉमन आदमी 10-12 लाख रुपए लगा के वो ये सोचता है कि ऐसी गाड़ी खरीदी जाए जो 10 साल चले। मैं भी यही सोचता हूँ कि 10 साल 15 साल चले। मैं कभी गाड़ी खरीदते समय नहीं सोचता हूँ कि 5 साल बाद बेच देनी है। मैं सोचता हूँ पूरा 15 साल चलाऊँगा, और अगर चल सके 5 साल और एक्सटेंड करा लूँगा रजिस्ट्रेशन को। तो मैं इसी सोच से आपको बताता हूँ, मैं ये सोच के कभी नहीं बताता हूँ कि आप 5 साल चलाइए उसके बाद बेच दीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, टाटा पंच में 3 सिलेंडर इंजन आता है, और जो ब्रेजा में आपको आएगा वो 4 सिलेंडर इंजन आएगा। तो 3 सिलेंडर इंजन में स्मूथनेस उतनी अच्छी नहीं होगी। हाँ, ये बात सही है कि उसमें पावर आपको पता नहीं चलेगी कि पावर कम है, क्योंकि ट्यूनिंग अच्छी कर रहे हैं टाटा वाले। लेकिन जो 4 सिलेंडर इंजन होता है वो उसकी बात अलग होती है। कभी आप कहीं पहाड़ी एरिया पे जाएंगे या कहीं, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप अच्छी खासा गाड़ी का यूज करेंगे, तभी आप CNG व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप साल भर में 5000-6000 किलोमीटर चलाने वाले इंसान हैं तो आप बिल्कुल CNG व्हीकल की तरफ मत जाइएगा, तो आप पेट्रोल व्हीकल की तरफ जाइएगा। और अगर आपका बजट 15-16 लाख रुपए तक है, अगर आप 15-16 लाख तक बजट को अपना बढ़ा सकते हैं, तो नेक्सा में एक गाड़ी आती है XL6। अगर आप सोच रहे हैं कि अर्टिगा ख़रीद ली जाए, अर्टिगा के भी बहुत लोग शौकीन होते हैं, तो अगर आप पर्सनल यूज के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं तो अर्टिगा को बिल्कुल कंसीडर मत करिएगा। आप उसकी जगह XL6 की तरफ जाइएगा, या टोयोटा रूमिया की तरफ चले जाइएगा। टोयोटा रूमिया भी अर्टिगा ही है, लेकिन देखिए अर्टिगा को सड़क पे, अब मैं ऐसे बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा बहुत से लोगों को, लेकिन सड़क पे कभी आप निकलिए तो जो टैक्सी वाली गाड़ियाँ हैं ज़्यादातर अर्टिगा होती हैं, और अब उसकी कोई ख़ास वैल्यू रह नहीं गई है। सड़क पे कोई भी उसको हाथ देता है, कोई भी पुलिस वाला उसके पास चला आता है, कागज़ मांगने लगता है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब पर्सनल गाड़ी के उससे देख रहे हैं तो या तो XL6 को कंसीडर करिए, अच्छी गाड़ी है, CNG फिटिंग के साथ आपको कंपनी से मिल जाएगी, वरना फिर टोयोटा रूमिया की तरफ चले जाइए। है अर्टिगा ही, बस लोगो चेंज है, और VXI मॉडल से आपको वहाँ मिलना शुरू हो जाएगी, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। ये तो हो गई पर्सनल वाली। और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था तो मैंने उनको विटारा ब्रेजा को कंसीडर करने को बोला था CNG में। तो उन्होंने मुझसे फिर से क्वेश्चन किया कि फ्रॉन्क्स क्यों नहीं, मारुति की फ्रॉन्क्स, ये भी आपको नेक्सा प्रोडक्ट है, नेक्सा में मिलेगा। तो देखिए, फ्रॉन्क्स को मैं इसलिए इस समय रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने उसको देखा नहीं है, मतलब देखा तो है लेकिन जैसे यूज करके देखने की बात मैं कर रहा हूँ कि मैंने उसको यूज नहीं किया है। दूसरी चीज़, उसकी सेफ्टी रेटिंग का पता नहीं है कुछ, क्योंकि वो ग्लोबल NCAP में गई ही नहीं है अभी तक। जब गई नहीं है तो अगर मारुति के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं मान भी लूँ तो 3 स्टार के आसपास आएगी, क्योंकि एक्सीडेंटल मैंने फ्रॉन्क्स देखी है। मैं एजेंसी के अगल बगल ही रहता हूँ, तो मैं अक्सर निकलता हूँ तो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ कि किन गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और किस तरह से हुआ है। तो जिस तरह से उसका एक्सीडेंट देखने पे मुझे लगा
केबिन तो इंटैक्ट थी लेकिन पूरा आगे से ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे बहुत अच्छी सेफ्टी तो उसकी नज़र नहीं आई। हाँ, 3 स्टार तक ज़रूर वो सेफ्टी ले आएगी, तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड अभी नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद है तो देखिए, ज़िंदगी में जो पसंद है रिस्क उसके लिए लिया जा सकता है। ये केवल कार के लिए भी नहीं है, ये हर उस चीज़ के लिए है जो आपको पसंद है, तो उसके लिए आप रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आपको पसंद है तो ये पर्सनल ओपिनियन थोड़ा थोड़ा होता है कि आपको क्या पसंद है। अगर आपको फॉर्म्स पसंद है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि नहीं करता हूँ, आप खरीद लीजिए उसको। मैं क्यों नहीं करता हूँ, मैंने आज ये बता दिया आपको कि मैं पंच और फॉर्म्स को क्यों नहीं रिकमेंड कर पा रहा हूँ। और अब कॉमर्शियल सेक्शन वाली बात करते हैं। जैसे कॉमर्शियल वाले बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि उन्हें कौन सी व्हीकल परचेज़ करनी चाहिए। तो देखिए, कॉमर्शियल में अगर आप 10-12 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं तो डिज़ायर की जगह अर्टिगा ही खरीदिए। अर्टिगा सीएनजी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और मैंने लगभग 2 लाख किलोमीटर तक उसको चलाते हुए लोगों को देखा है, और वो गाड़ियाँ अभी चल रही हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गई या उन्हें कोई दिक्कत आ गई 2 लाख किलोमीटर पे। वो टैक्सी में ही मैंने देखा है कि वो जो है करीबन 2-2.5 साल में वो 2 लाख प्लस चला चुके हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप अर्टिगा बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको छोटी गाड़ी के रूप में चाहिए, जैसे बहुत से लोग, अब एक्चुअली आप लोग पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं कि आप लोग किस पर्पज़ से देख रहे हैं। टैक्सी में भी बहुत से पर्पज़ होते हैं। तो अगर आप ओला में लगाने के लिए देख रहे हैं तो आप वैगन आर परचेज़ करिए। वैगन आर सबसे बेस्ट गाड़ी है। अगर आप ओला में या उबर में लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप वैगन आर परचेज़ कीजिए सीएनजी में, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आप सेडान में देख रहे हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन अच्छे बचते हैं, या तो आप डिज़ायर खरीदिए या आप औरा खरीदिए। और ये दोनों लगभग सेम रेट में पड़ेगी। ये आपकी पर्सनल पसंद है कि आप क्या परचेज़ करना चाहते हैं। अगर आपको हुंडई ज़्यादा पसंद है तो औरा परचेज़ कर लीजिए, और मारुति पसंद है तो डिज़ायर पसंद कर लीजिए। दोनों की सेफ्टी रेटिंग कोई ख़ास नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम सेफ्टी रेटिंग की गाड़ियाँ हैं। तो और अगर कॉमर्शियल चला रहे हैं तो आपको इन्हीं दोनों में से ये देखना ही पड़ेगा। टाटा की तरफ आप जाके कॉमर्शियल नहीं चला सकते। और जो लोग पर्सनल के लिए काफ़ी मैसेज करते हैं कि क्या वो पर्सनल गाड़ी के तौर पे औरा को परचेज़ कर सकते हैं, तो देखिए, मेरा ओपिनियन मानिए तो आज के टाइम के हिसाब से, अब जो कर चुके हैं उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो अब सीएनजी में कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल औरा और डिज़ायर की तरफ बिल्कुल मत जाइए। ये दोनों पूरी तरह से कॉमर्शियल गाड़ी हो चुकी हैं। दोनों क्या, एक्चुअली इसमें अर्टिगा भी जोड़ लीजिए। ये 3 गाड़ियाँ जो है बिल्कुल कॉमर्शियल गाड़ियाँ हो चुकी हैं। अब ये पर्सनल गाड़ियाँ रही नहीं गई हैं। हर टैक्सी में हर जगह आपको यही सब मिलेंगी, या तो डिज़ायर मिलेगी, औरा मिलेगा, या अर्टिगा मिलेगी। तो इसके अल्टरनेट आते हैं, आप उनकी तरफ जाइए। तो आज सीएनजी वाला ही था। बाकी जो आप लोगों ने क्वेरी कर रखी है उसका मैं किसी और दिन वीडियो बना के डाल दूँगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और काफ़ी ज़्यादा मैंने सर्च करने के बाद ये रिकमेंडेशन आपको दी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन कहीं सोचा विचारा और आपको ऐसे बोल दिया, या किसी कंपनी से या किसी से मेरी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम मुझे हुई जिन कंपनियों के साथ, वो आपको ना फेस करनी पड़े। बाकी अगर आपका कोई नया क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना जी ब्लॉग्स।